जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी की क्लास में। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि आपको पॉलिटी से संबंधित जो है, जो भी आगामी एग्ज़ाम है, वह टेट हो, सी टेट हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, जो भी एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए हम जो है एमसीक्यू ला रहे हैं। और जिसमें मुख्य रूप से यह प्रावधान किया जाएगा कि क्वेश्चन को सरल तरीके से व्याख्यायित किया जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम लोग पहुँचते हैं और अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। प्रावधान है कि भारतीय संविधान सभा गठित की गई। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना। इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन के आधार पर। क्या भारतीय संविधान सभा का गठन जो है क्रिप्स मिशन के आधार पर हुआ था? 1946 में, है ना, संविधान सभा का गठन किया गया है क्रिप्स मिशन के आधार पर। अब बताइएगा, अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, है ना। गांधी जी की सलाह पर? कदापि नहीं, है ना। कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है जो है संविधान सभा का गठन किया गया। पहले क्रिप्स प्रस्ताव जब आया था 1942 में, तब नहीं जो है संविधान सभा का गठन किया गया है। कब गठन किया गया है? कैबिनेट मिशन 1946 में आया भारत में, और इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया था कि संविधान सभा में कुल मिलाकर कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, है ना। जिसमें से कि 296 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा, है ना। और 93 सीटें जो है देसी रियासतों के माध्यम से भरी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब? ना, ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। क्या 15 अगस्त 1947 को? नहीं, ये तो देश की आज़ादी का जो है समय है ना। दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1947 को। ये 9 नवंबर 1947 को? नहीं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। यद्यपि डी और बी दोनों 9 दिसंबर ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये 1947 है, जबकि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई है। कहाँ पर? केंद्रीय जो है सभागार कक्ष में, दिल्ली में, जिसे अब क्या कहा जाता है? संविधान सदन के नाम से जाना गया, क्योंकि अब नई संसद जो है, पार्लियामेंट का गठन निर्माण कर दिया गया है ना। और इस दिन जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये ध्यान में रखना है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और इनको सिर्फ इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठता के आधार। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? क्या भारतीय संविधान अत्यंत कठोर है? ये पहला ऑप्शन है। अत्यंत कठोर है? नहीं। अत्यंत लचीला संविधान है? ये भी नहीं। अमेरिका से कठोर है? नहीं। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे कठोरतम संविधान है। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के मामले में उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। यह ना तो अत्यंत कठोर है, यह ना तो अत्यंत लचीला है, और अमेरिकी संविधान से कठोर भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं कि संविधान कठोर कैसे होता है, लचीला कैसे होता है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन संबंधी जो प्रावधान होते हैं, भारत में 368 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यदि कोई संविधान जिसे लिख कर रखा गया है, मतलब निर्मित किया गया है, लिखित या अलिखित किसी भी रूप में हो, यदि उसमें संशोधन संबंधी जो प्रावधान है वह विधि निर्माण के प्रावधान से आसान है, सरल है, या उसी जैसे हैं, तो वह क्या होगा? वह संविधान अत्यंत लचीला होगा। यूके का संविधान क्या है? अत्यंत लचीला है।
जबकि यूएसए का संविधान जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है। और अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान है कठोर कठोर प्लस लचीला, दोनों है भारतीय संविधान। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता शब्द का तात्पर्य क्या है? इसको व्याख्यायित कीजिए, है ना। संप्रभुता शब्द का क्या तात्पर्य है? संविधान की सर्वोच्चता। क्या संप्रभुता का तात्पर्य यह होता है कि संविधान की सर्वोच्चता? दूसरा ऑप्शन है देश दूसरे देश के संविधान को लागू करना। यह भी नहीं सही है। संविधान की सर्वोच्चता भारत में तो है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पे संप्रभुता शब्द से तात्पर्य पूछ रहा है कि संप्रभुता शब्द का क्या तात्पर्य है। आगे, अपनी बात तथा आंतरिक मामलों में निर्णय की स्वतंत्रता, है ना। यहां पर होगा आंतरिक तथा बाह्य। यहां पर जो है बाह्य तथा आंतरिक मामलों में निर्णय की स्वतंत्रता। अपनी बाह्य, यहां पर बात नहीं है, ये बाह्य है। अपनी बाह्य तथा आंतरिक मामलों में निर्णय की स्वतंत्रता, ये ऑप्शन सही है। सी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है हमको लगता है ना। अपनी बाह्य तथा आंतरिक मामलों में निर्णय की स्वतंत्रता। डी ऑप्शन जो है चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना, ये भी नहीं है। संप्रभुता शब्द का तात्पर्य यह है कि जब कोई देश, कोई राष्ट्र अपने सभी मामलों में, चाहे वह आंतरिक हो चाहे वह बाह्य हो, में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संप्रभुता। तो भारत में क्या है? संप्रभुता है, अपनी बाह्य तथा आंतरिक निर्णय की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही नहीं है? देखना है, 4 कथन दिए गए हैं कि ये इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यह कथन तो सही है ना। आपको क्या देखना है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत गणतंत्र शासन प्रणाली है, ये भी कथन सही है। संसदीय शासन प्रणाली, गणतंत्र शासन प्रणाली। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, ये भी कथन सही है। भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, यह कथन गलत है ना। सॉरी, यहां पर यह कथन गलत है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही है। ऐसा इसलिए, अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली क्या का क्या तात्पर्य है? जहां पे कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में जो है उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है, और जो है सिर्फ इकहरी कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है जो संसद है और जो कार्यपालिका है, अर्थात मंत्रिपरिषद, इनके बीच में जो है आपस में संबंध होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गणतंत्र शासन प्रणाली, देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, अर्थात राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है, ये भी बात सही है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, ये भी बात सही है ना। भले ही वह शक्तियों का झुकाव संघ की तरफ, केंद्र की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। भारत में अध्यक्षीय शासन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान की अगर बात की जाए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद तो है, 22 भाग भी हैं, लेकिन अभी क्या है? 12 अनुसूची है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला, है ना। छोटे फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। प्रस्तावना का विचार पूछ रहा है। प्रस्तावना संबंधी जो विचार है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। कहां से? ब्रिटेन से? नहीं। अमेरिका से? अमेरिका के संविधान से? ये कथन सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? ये भी कथन गलत है। रूस के संविधान से? ये भी कथन गलत है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं, है ना। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। संसदीय शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से।
और अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना का विचार लिया है, जबकि प्रस्तावना की जो शब्द है, भाषा, वह कहाँ से है? वह है ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? संविधान की प्रस्तावना का विचार, तो वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में सही है, इसमें देखना है कि कौन से कथन सही हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। चलिए तुरंत बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, क्या यह कथन सही है? नहीं, यह कथन गलत है। आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, यह भी कथन गलत है। आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी से। और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन करता है? जो है एक निर्वाचन, जो है निर्वाचक मंडल, जिसमें कि संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मूल अधिकार भाग 1 में है? नहीं, मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये वाला ऑप्शन सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं रैपिड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि चारों में से कौन सा कथन सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नहीं। जो राज्य है, क्या ये अधिकार उसके दावे हैं नागरिकों के विरुद्ध? तो नहीं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये कथन सही है, ये सही प्रतीत हो रहा है। अगला 2 ऑप्शन ये भी पढ़ते हैं। अधिकार भी विशेष अधिकार है, अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। यह कथन तो सही प्रतीत हो रहा है कि अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। और डी वाला जो ऑप्शन है कि अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, ये भी गलत है। यद्यपि सी और डी बी और सी दोनों सही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अधिक जो सही की अगर हम बात करें तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इन नागरिकों के उन दावों को राज्य अतिक्रमण नहीं कर सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो, इसकी बात करते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यह कथन गलत है। राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना कौन करता है? मूल अधिकार। गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना, यद्यपि गांधीवादी तत्व जो है वे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगला 2 ऑप्शन जो है वो भी पढ़ते हैं। सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, नहीं। पूरी तरीके से सामाजिक ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये वाला ऑप्शन सही है। यद्यपि सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना लक्ष्य तो है, लेकिन सिर्फ सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना नहीं, सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रजातंत्र की बात की जा रही है। राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना कौन करता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सत्य है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में क्या सत्य है? क्या यह अत्यंत कठोर है? गलत। यह वाद योग्य है? निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, इनके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यह लचीला है, इसकी तो बात ही नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है ना। अर्थात यदि कोई राज्य अपने कर्तव्यों का नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है, उनसे संबंधित कदम नहीं उठा रहा है, तो उसके खिलाफ जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो यह क्या है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में शामिल है कि कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है वह कहाँ दिखाई पड़ता है? चौथी अनुसूची में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। डी ऑप्शन कि राज्य के नागरिकों के लिए राज्य कुछ कदम उठाएगा, इसे जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। प्रस्तावना में नहीं, मूल अधिकारों में भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं
निम्न में से कौन सा उसका सिद्धांत या फिर उसका उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है, अभी हमने पढ़ा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, कदापि नहीं। भाई राज्य क्या यह चाहता है, संविधान क्या उसको यह परमिशन दिया है कि आप एक धार्मिक राज्य बनिए? नहीं, कदापि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है यह उद्देश्य नहीं। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो धर्म से संबंधित जो प्रावधान है उनको कम करके भाईचारा बंधुत्व इसको जो बढ़ाने की बात की गई है उसकी बात की जा रही है। तो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह उद्देश्य नहीं है नीति निर्देशक तत्वों का। अगला क्वेश्चन 14वां देखते हैं। राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है राज्य की विधानसभा की बात की जा रही है ना? कोई भी धन विधेयक क्या संसद की संस्तुति से? नहीं। भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से? नहीं। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से। क्यों? क्योंकि यह विधेयक जो है राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है और राज्य के धन विधेयक से संबंधित है, तो यहाँ पे राज्यपाल की संस्तुति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक जो है केंद्र में, अगर बात की जाए केंद्र में यदि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है भारतीय संसद में, तो वहां पर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखित रूप में देते हैं? लिखकर। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी बात की जा रही है। क्या वे राष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री को, भारत के महान्यायवादी को, उपरोक्त में से कोई नहीं? यहां पर ए ऑप्शन है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें अपना त्यागपत्र देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, लिखित रूप में वो भी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक हो सकती है? संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है निम्न में से कहां पर है, मतलब किस विषय पर है? तो यह अनुच्छेद 108 की बात की जा रही है। धन विधेयक पर? कदापि नहीं। सामान्य विधेयक पर? हाँ, सामान्य विधेयक पर होता है बैठक जो है, संयुक्त बैठक। संविधान संशोधन विधेयक पर भी जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। विनियोग विधेयक पर भी नहीं। संविधान में अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच में। तब साधारण विधेयक के मामले में, है ना, सामान्य विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक की जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता इसकी जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष की? योजना आयोग तो अभी समाप्त कर दिया गया, इसकी तो चर्चा ही नहीं। संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की? तो यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। 280 है ना, तो 1 और 3 सही है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है पूछ रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति जाहिर सी बातें करते हैं। उपराष्ट्रपति की? नहीं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, उन्हें निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है
उपराष्ट्रपति जो है नियुक्त नहीं होता बल्कि निर्वाचित किया जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन 19 भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जो किया जाने का प्रावधान है क्या है? यह क्या मूल कर्तव्य है? नहीं। मूल अधिकार है? ये भी नहीं, है ना। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान जो है ना, वह कहाँ पे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? संसद के प्रति? संसद के प्रति नहीं, क्योंकि संसद में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर जो है संसद बनती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों जो है संसद में शामिल किए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, प्रधानमंत्री के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, राष्ट्रपति के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संसद में जो है मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोकसभा का स्पीकर मनोनीत किया जाता है, समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है, दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है? यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है। भारत में जो लोकसभा के सदस्य जो चुनाव होता है वह उस सदन के लोग आपस में मिलकर जो है लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनाव के माध्यम से इसे चयनित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल हैं कौन कौन? अभी इस बात की चर्चा हो चुकी है, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 72वें संविधान संशोधन अधिनियम, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सॉरी यहाँ पर ये जो है मूल कर्तव्य की बात की जा रही है ना, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। ये डी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। कब? 1973 में। यह कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से प्रेरणा ली गई है मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, लोकसभा द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, संसद द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान जो है कहां पे है? भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से कि संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकती है 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है ना? राष्ट्रपति? नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष? हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस बात का परीक्षण किया जाता है। और धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके जो अध्यक्ष हैं वे इस बात का प्रमाण देते हैं, प्रमाणित करते हैं उसे कि यह विधेयक धन विधेयक संबंधी है। और धन विधेयक से संबंधित जो है विशेषाधिकार जो है लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। वित्त मंत्री ये भी नहीं, प्रधानमंत्री ये भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है? मूल अधिकार का अभिभावक जो है किसे माना गया है? क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? संसद को? नहीं। प्रधानमंत्री को? नहीं। राष्ट्रपति को भी नहीं। न्यायपालिका को, है ना। न्यायपालिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकार का अभिभावक कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भी जो लास्ट में था वह था 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से कि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, लेटेस्ट में जो है ना। क्यों? क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर का जो है वो किया गया, पुनर्गठन किया गया, और
एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है दादरा नगर हवेली दमन दीव को एकीकृत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? क्या 30 सदस्यों का, 40, 50 या फिर 60? यहां पर 50 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक होता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। लोकसभा में आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा इसमें अधिकार जो है मूल अधिकार अंतर्गत नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार ये तो है, संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 हो गया, ये हो गया जो है स्वतंत्रता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, है ना। समानता का अधिकार जो है, सॉरी, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। संपत्ति का अधिकार पहले जो है यह संविधान में मूल अधिकार में शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से 1978 के माध्यम से इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब यह क्या है? यह एक कानूनी अधिकार है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद को खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन करेगा वह कौन? क्या लोकसभा का सभापति? नहीं। राज्यसभा का अध्यक्ष भी नहीं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वही तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करने में सक्षम न हो, तो कौन राष्ट्रपति के पद पर बैठता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? किस चुनाव की बात की जा रही है? राष्ट्रपति का चुनाव जाहिर सी बात है किया जाता है, संसद का चुनाव ये भी किया जाता है, राज्य की विधानसभाओं का भी चुनाव किया जाता है, ग्राम पंचायत का चुनाव ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं नियुक्त करता है। यह निर्वाचन कौन कंडक्ट कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है इसे संपादित कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व है? इसमें पूछ रहा है समान नागरिक संहिता, क्या यह निर्देशक तत्व है? धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, ये तीनों जो है क्या है? ये मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार है, जबकि जो है समान नागरिक संहिता यह क्या है? अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है ना? क्या मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? चलिए बताइएगा। तो प्रधानमंत्री जो है मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल दोनों की बात की जा रही है, दोनों किसके प्रति जवाबदेह होंगे? दोनों होंगे लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधक विधेयक संबंध में, विधेयक संबंध में, साधारण विधेयक संबंध में। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, है ना। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा? क्या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा? केवल लोकसभा, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किया गया, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्य की विधानसभाओं व लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा, केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं, राज्यसभा, लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वह लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो या राज्य के विधानसभा की बात हो, उसके जो मनोनीत सदस्य हैं वे भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो समिति होती है उसमें भाग लेते हैं, है ना, कमेटी में। आगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था व्याख्यायित करते समय, है ना, 14 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व नहीं,
21 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? साधारण सा प्रश्न है। क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर उपराष्ट्रपति? नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। ये ध्यान में रखना है कि कोलेजियम प्रणाली के विकास के बाद मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो है कोलेजियम प्रणाली के जो न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह ली जाती है, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? क्या राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यहां पे पूछ रहा है, क्या भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट है उसमें भारत के राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं? नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश? नहीं। संसद किसे शक्ति है? संसद को। यहां पर सी वाला ऑप्शन सही, विधि आयोग ये भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है? क्या 74 के अंतर्गत, 32, 56, 16? यहां पर क्या है? 32 है ना। 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या शामिल है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, जो रिट जारी करने संबंधी प्रावधान है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, अनुच्छेद 143 की बात। प्रधानमंत्री? नहीं। राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। क्या उच्चतम न्यायालय को? नहीं। उच्च न्यायालय को? उपयुक्त में सभी को नहीं, ये तो एकदम गलत है ना। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से जो है किसी भी निर्णय मामले में जो है सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारिया आयोग की सिफारिश से संबंधित है, किससे संबंधित है? राजस्व वितरण से? नहीं। राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से? नहीं। संसद की सदस्यता से? नहीं। केंद्र एवं राज्यों के पारस्परिक संबंध से संबंधित है। यह ऑप्शन सही है। कब सरकारी आयोग गठित किया गया था? 1983 में। 1983 में गठित इस आयोग के माध्यम से राज्यों एवं केंद्रों के बीच में जो संबंध है, शक्तियों के जो विभाजन की बात है या फिर उनके शक्तियों से संबंधित जो विवाद होते रहते हैं तमाम प्रकार के, उसके लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1983 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है क्या? निम्न में से कौन सा कार्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य है? राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण? नहीं। केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण? ये भी नहीं। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण, ये कथन सही है। वित्त आयोग जो है 280 के अंतर्गत जिसे गठित किया जाता है, उसके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग हर 5 वर्ष के बाद जो है नियुक्त किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो कर है उनकी विभाजन का जो सिद्धांत है उसका निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का स्रोत है। भारतीय संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। कैसे इस शब्द प्रकाश में आया, व्याख्या कैसे हुई है इसकी? तो क्या संविधान में इसको शामिल किया गया है? नहीं। न्यायिक व्याख्या, संसदीय कानून, न्यायविदों का मत? नहीं। यहां पर बी ऑप्शन है, न्यायिक व्याख्या के द्वारा जो है बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया है। संविधान की जो मूलभूत संरचना है, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसके द्वारा व्याख्या किया गया है? न्यायिक व्याख्या। न्यायविदों ने नहीं इसकी व्याख्या की है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जाहिर सी बात है करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, जबकि महाधिवक्ता जो राज्य के हैं इनकी भी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? प्रश्न पूछ रहा है
कि राज्यपाल को, है ना, जब राज्य की विधानसभा कार्य नहीं कर रही हो उस समय कब इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? 213 के माध्यम से, जबकि 123 के माध्यम से क्या? राष्ट्रपति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ऐसा निम्न में से कौन है जो कि संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन संसद के बैठकों में भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश? नहीं, ये तो कदापि नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त? ये भी नहीं। भारत के महान्यायवादी जो है ये संसद के सदस्य तो नहीं होते हैं लेकिन संसद के सदन की बैठकों में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? ये भी नहीं। बिना वोट राइट के जो है इन्हें जो है सदन में बैठने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन 48वां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या? अभी हम लोग कुछ समय पहले जस्ट पिछले क्वेश्चन में इस बात की चर्चा की है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है। क्या यह मूल अधिकार है? नहीं। वैधानिक अधिकार है? हाँ, है ना। नैतिक अधिकार? ये भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैधानिक अधिकार कब इसे शामिल किया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, है ना। अब यह एक वैधानिक अधिकार है। 300। चलिए, भारतीय संविधान के में आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं कहाँ से? आपातकालीन क्या ब्रिटेन के संविधान से? नहीं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो प्रस्तावना का विचार है उसे लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या है? आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारत में सर्वोच्च कौन है इस बात की चर्चा की गई है। क्या संसद सर्वोच्च है? नहीं। संसद जो है कहां पे सर्वोच्च है? ब्रिटेन में। मूल अधिकार सर्वोच्च है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जो है यह कहां पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए। आप लोग जो लोग भविष्य में कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम या फिर छोटे बड़े एग्जाम देना चाहते हो, पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए, पॉलिटी के जो है MCQ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। हमारे इस चैनल पर समय समय पर विभिन्न एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है MCQ फ्री में प्रोवाइड करवा जाएंगे। ओके, थैंक यू।